नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। वही समय आ गया है जब आप अपने टैक्स सेविंग को लेकर काफी ज्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं। हालांकि काफी देर है आपको टैक्स सेविंग करने का, लेकिन फिर भी आपने अब तक अपनी टैक्स सेविंग नहीं की है, उसके बारे में नहीं सोचा है, निवेश नहीं किया है, तो वक्त है आपके पास अभी भी। और उसके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, इस पर करने वाले हैं आज खास चर्चा। और साथ ही साथ नया टैक्स रिजीम या पुराना टैक्स रिजीम, किसमें आपको जाना चाहिए, इस पर भी करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। क्लियर टैक्स की चीफ एडिटर प्रीति खुराना हमारे साथ हैं और साथ ही टैक्स एक्सपर्ट रुचिका भगत। प्रीति और रुचिका दोनों का स्वागत करते हैं हमारे आज के इस टैक्स स्पेशल शो में। और सबसे पहले आज के शो में खास क्या है, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में खास तौर पर समझेंगे टैक्स बचाने के लिए मार्च 2022 से पहले कहां पर निवेश करें, टैक्स सेविंग के बेस्ट विकल्प क्या हैं, एटीसी के अलावा कहां बचेगा टैक्स, और साथ ही नया या पुराना टैक्स सिस्टम आपके लिए क्या सही। प्रीति, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूं, जब हम टैक्स सेविंग की बात करते हैं, सबसे पॉपुलर ऑप्शन हमारे पास रहता है नौकरी पेशा लोगों के लिए एटीसी, जिसमें हमें 1.5 लाख तक निवेश पर छूट मिलती है। एक रिपोर्ट मैं आपसे समझना चाहती हूं, और उस पर जो क्लियर टैक्स की रिपोर्ट है उसमें कुछ आंकड़े सामने आए हैं जो बताते हैं कि वाकई में कितने लोगों ने एक्चुअली में एटीसी का फायदा लिया है। जरा आप उस पर सबसे पहले रोशनी डालिए। तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा स्वाति कि सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। यानी कि अगर आप जो भी इसमें अवेलेबल है स्कीम्स वगैरह उनमें निवेश करते हैं तो आप 1.5 लाख तक अपनी टैक्सेबल इनकम घटा सकते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग्स आती हैं और हमने एक एनालिसिस किया तो हमें ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी टोटल एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा है। और ये लिमिट हमने इसलिए लिया क्योंकि अगर उससे कम है तो नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता कि आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो उससे ज्यादा अगर आपकी इनकम है 8 लाख रुपए से, तब भी हमने देखा कि लेस देन 5% लोग जो है वो फुली 1,50,000 क्लेम करते हैं। पूरा का पूरा क्लेम नहीं करते हैं, किसी वजह से वो जो है उनसे रह जाता है। शायद वो दे डोंट हैव फंड्स, पैसा नहीं है निवेश करने को, या उनको आइडिया नहीं है कि किस तरह टैक्स बचाना है। बहुत सारे लोग दे आर लीविंग मनी ऑन द टेबल, यानी कि वो टैक्स बचा सकते हैं बट वो नहीं पूरा करते ये एटीसी की लिमिट। इंटरेस्टिंग। मतलब काफी ऐसे सारे लोग हैं जो कि एटीसी की लिमिट को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं करते हैं। रुचिका, हमने कोविड टाइम्स पे देखा है कि लोगों ने ज्यादा से ज्यादा मेडिकल इंश्योरेंस लिया। जाहिर तौर पर लोगों की जो मेडिकल नीड्स थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई। और जैसा कि प्रीति ने जिक्र किया कि जो उनके पास फाइलिंग्स आती गई, उससे मालूम चला कि बहुत सारे लोगों ने तो एटीसी की लिमिट को एग्जॉस्ट ही नहीं किया। आपके हिसाब से मेडिकल बेनिफिट लेने वाले लोगों की इस बार संख्या ज्यादा बढ़ी है? मतलब जो 80D में फायदा लेना चाहते हैं, शायद उसको ज्यादा अवेल लोगों ने किया। हालांकि वो बहुत ज्यादा बेनिफिट लोगों को नहीं मिलता है, पर फिर भी 80D में लोगों ने ज्यादा अवेल किया है। बिल्कुल स्वाति, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इस बार 80D में बेनिफिट लेने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अगर आप देखें कोविड के दौरान ऑब्वियसली लोगों को जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से, वो तो उनको देखने ही पड़े। इसकी वजह से शायद वो थोड़े ज्यादा जागरूक हो गए थे, तो सबने ही ऑलमोस्ट ऑप्ट किया कि वो मेडिक्लेम पॉलिसी लें अपने लिए। इनफैक्ट पोस्ट कोविड भी अगर आप देखें तो मेडिकल ट्रीटमेंट लोगों के चलते ही रहे हैं, तो इससे उनको पूरा फायदा हुआ है। अपना प्री कोविड जो था उसके भी फायदे उठाए और पोस्ट कोविड भी उन्होंने जो भी अपने मेडिकल एक्सपेंसेस थे दोनों के फायदे उठाए उन्होंने 80D की डिडक्शन लेके। और जहां तक हम 80C की बात करते हैं तो 80C की भी विंडो बहुत वाइड है। इनफैक्ट अगर आप कंट्रीब्यूशन वाइज जाते हो तो 51% जो है वो जो डिडक्शन क्लेम करने वाले हैं वो 80C के हैं। अगर आप देखें इंडिविजुअल एसएससी के अंदर इनफैक्ट 88,000 करोड़, अगर हम स्टैटिस्टिकली जाते हैं तो 88,000 करोड़ जो है वो रेवेन्यू जो है वो हमने 80C की वजह से सरकार ने खोया है, अगर हम इस तरह से कहें इसको तो।
ओके, ये आंकड़े काफी हद तक काफी कुछ बताते हैं कि 80C को लेकर लोगों का इन्वेस्टमेंट जो रुझान है, जो ट्रेंड है, वो क्या कहता है। अब आखिरी मिनट की टैक्स प्लानिंग पर आते हैं, क्योंकि इस ट्रेंड से हमें काफी हद तक एक आइडिया मिल गया है कि हाँ, लोगों के इन्वेस्टमेंट हैबिट्स और टैक्स सेविंग हैबिट में कितना बदलाव हुआ है। प्रीति, जब हम आखिरी मिनट की टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं तो कुछ ऐसे एवेन्यूज होते हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनको अगर आप टैक्स ईयर के या जो फाइनेंशियल ईयर रहता है उसकी शुरुआत में करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है, कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं जिसमें आप लास्ट मिनट में भी अगर अवेल करें तो आपको कम से कम 1.5 लाख तक निवेश में फायदा तो मिल ही जाएगा। तो आखिरी मिनट की टैक्स प्लानिंग में कौन से ऑप्शंस आपके लिहाज से अभी लोगों के लिए सही हैं? बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि सभी लोग ये टारगेट करें कि उनको अपना 1.5 लाख जो है वो पूरा का पूरा एग्जॉस्ट करना है। अब अगर आपके पास फंड्स नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम साल भर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो आप कंट्रीब्यूशन करते हैं ईपीएफ की तरफ, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स ईपीएफ, वो सारा का सारा 80C में कवर्ड होता है। तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि वो वैसे ही एम्प्लॉयर आपका 1.5 लाख में इंक्लूड कर लेगा। अब बाकी जो बच गया, अगर साल के शुरू में करते तो डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शंस आर आप ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स की तरफ जाते, या फिर आप जो है पीपीएफ में इन्वेस्ट करते। पीपीएफ में भी 1.5 लाख की लिमिट है, आप जितना चाहे कर सकते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, जो भी आपकी फंड फ्लो है जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो 3-4 इंस्टॉलमेंट में भी पीपीएफ अकाउंट में डाल सकते हैं, तो आपको पूरे साल का इंटरेस्ट मिलता। मगर वो अगर वह छूट गया है तो अब चिंता मत करिए, अब भी मार्केट हम देख रहे हैं नीचे जा रही है, तो ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ईएलएसएस में निवेश करिए। ईएलएसएस आप एक म्यूचुअल फंड है जो इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है। अगर आप चाहें, अभी फरवरी का महीना चल रहा है, मान लीजिए आपको 50,000 इन्वेस्ट करना है या 1.5 लाख तक पहुंचने के लिए आपको 80,000 करना है, तो 2 इंस्टॉलमेंट कर दीजिए, 2 सिप लगा दीजिए, 40,000 इस महीने का और 40,000 अगले महीने का। जितना भी अमाउंट है आप 2 महीने में स्प्लिट कर सकते हैं, मगर 31 मार्च से पहले पहले आपको ये कंप्लीट करना होगा, ताकि आपको इसका टैक्स बेनिफिट मिले। जब आप रिटर्न भरेंगे उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। और दूसरी ऑप्शन है कि अगर आपके पास पीपीएफ अकाउंट है और आपने नहीं डाला है साल भर उसमें, तो जल्दी से जाकर के उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि एटलीस्ट आपको पेनल्टी ना लगे। तो अगर आप नहीं मेंटेन करते हैं पीपीएफ, उसमें भी पेनल्टी होती है। एंड ऑब्वियसली और भी ऑप्शंस हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने भरा है, या कुछ खर्चे भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, उसको देख लीजिए। अगर आपने एनपीएस में आप डिपॉजिट करते हैं, तो एनपीएस में जो आपका कंट्रीब्यूशन है, सेल्फ कंट्रीब्यूशन, वो भी 80C में इंक्लूडेड होता है। तो ये 2-3 चीजें मैं कहूंगी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एट दिस मोमेंट। अगर आपने 80C एग्जॉस्ट नहीं करा है, अपनी पे स्लिप निकालिए, या फिर इनकम टैक्स कॉम्प्यूटेशन आपके एम्प्लॉयर ने बनाई होगी, उसमें देखिए कि कितना 80C का बेनिफिट आपको मिल रहा है। वो एक लाइन आइटम अलग से आ रहा होगा, टोटल टैक्सेबल इनकम में से लेस हो रहा होगा। तो अगर वो पूरा 1.5 लाख नहीं है तो उसको पूरा करने की कोशिश करिए। ईएलएसएस, पीपीएफ है, आप इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हर साल भरते हैं तो उसके लिए उसको प्रीमियम को दे दीजिए, या फिर अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है उसका प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस है, ये सारे ही आइटम्स जो है 80C में एलिजिबल है। बिल्कुल, आपने प्रीति सही बोला कि कई लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि कहां से वो टैक्स सेविंग अवेल कर सकते हैं, और उसका सबसे आसान तरीका है, आप नौकरी पेशा है तो आप अपनी पे स्लिप निकालिए, या जो इनकम टैक्स डिक्लेरेशन का फॉर्म आपकी कंपनी से, आपके ऑफिस से मिलता है, आपको बस उसे देखना है, डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पेपर पे आप देखिए कि वहां पर क्लियरली मेंशन होता है कि 80C के अंदर आप कौन से बेनिफिट्स ले सकते हैं, 80D के अंदर आप कौन से बेनिफिट्स ले सकते हैं। बेसिकली जो 1.5 लाख का जो ये एक बास्केट है, उसमें आप कितना निवेश कर सकते हैं, ये पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो आसानी से आपको उपलब्ध होती है। बस जैसा प्रीति ने बोला कि आपको वो एग्जॉस्ट करना है, अगर आप यूटिलाइज करेंगे तभी आपको 1.5 लाख का पूरा बेनिफिट मिलेगा। रुचिका, आपके नजर में लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग के लिए आपके लिहाज से कौन से बेस्ट ऑप्शंस हैं? जैसे प्रीति ने बताया कि ईएलएसएस एक ऑप्शन है जो कि अवेल किया जा सकता है। पीपीएफ में अगर आप किसी वजह से आप नहीं कंट्रीब्यूट कर पाए तो उसको आप अच्छे से अवेल कीजिए, ये एक ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा आपका जो अपना एम्प्लॉयज प्रॉविडेंट फंड तो नॉर्मली कट जाता है। एनपीएस
एनपीएस में आप निवेश कर सकते हैं। और एनपीएस की तो खूबी ये भी है कि 1.5 लाख से ऊपर आप 50,000 का भी उसमें एटीसीसी-डी के तहत आप छूट ले सकते हैं। तो ये उसकी एक खूबसूरती इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की है। स्वाति देखिए, एटीसी वाली बात जब हम कहें, वो तो एक बहुत बड़ी ऑप्शन है जिसके अंदर अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, नहीं किया करिए, आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम एटीसी हम और भी सेक्शंस अगर आप देखें जो सरकार ने हमें एटी के अंदर दे रखे, जैसे अभी हम एटी डी की बात कर रहे थे, आपने कहा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं तो हमें छूट मिलती है। अब मैंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया, मगर मैंने पूरे साल में कभी भी अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया तो भी मैं एटीडी में डिडक्शन ले सकती हूँ। इसके अलावा अगर हम यही बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो और भी सेक्शंस हैं। अगर आप किसी फिजिकली हैंडीकैप के लिए करते हैं, आपने कोई भी खर्चा किया है या इन्वेस्टमेंट किया है, मगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम नहीं की, अभी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई स्पेसिफाइड डिजीज है जिसके लिए आपने खर्चा किया ड्यूरिंग द ईयर, आपने डिडक्शन नहीं ली, अब आप वो डिडक्शन ले सकते हैं। आपने जब पे स्लिप दी अपने एम्प्लॉयर को, आपने उसमें एचआरए का कुछ डिक्लेरेशन नहीं दिया, मगर आप रेंट पे रह रहे हैं, तो भी आप एटीजीजी के अंदर रेंट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो आप यहाँ नहीं तो वहां कवर हो जाएंगे। मगर जरूरत है टैक्स नॉलेज की, टैक्स प्लानिंग की, कि आप कौन से सेक्शन में कहाँ और कैसे कवर हो रहे हैं। अगर आप छूट रहे हैं तो दूसरे सेक्शन का बेनिफिट उठा लीजिए, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अगर मकान लेते हैं लोन पे, लोन रीपे कर रहे हैं तो भी बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये सिर्फ जरूरत है टैक्स नॉलेज की। बिल्कुल। तो सेक्शन 80 में अगर बात करें तो ना सिर्फ 80C बल्कि सेक्शन 80 के अंदर आने वाले और भी कई ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसको आप अच्छे से अवेल कर सकते हैं, जिसका जिक्र रुचिका ने भी किया है। प्रीति, आपकी शुरुआत की बात से ये बात एक थोड़ा सा स्ट्राइक की, वो ये कि बजट आने से पहले हर बार टैक्स पेयर्स कहते हैं कि एटीसी की लिमिट बढ़ा देनी चाहिए, 1.5 लाख से कम डबल कर दें, या कम से कम 2 लाख तो कर ही दें, या 2.5 लाख तो कर ही दें। लेकिन जो ट्रेंड आपने बताया उसे साफ तौर पर पता चलता है कि 1.5 लाख तक की लिमिट भी लोग पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो बढ़ाकर किया जाए। तो एक थोड़ा सा एक लेसन हमारे लिए क्या है, अगर हम फाइनेंशियल ईयर, अब नए फाइनेंशियल ईयर की तरफ बढ़ रहे हैं, चलिए जिनकी प्लानिंग छूट गई अभी वो उनके पास तो समय है, लेकिन नए फाइनेंशियल ईयर से हमें किस तरीके का एक डिसिप्लिन बना लेना चाहिए टैक्स सेविंग की तरफ? बिल्कुल। मैं यही कहूंगी कि अगला फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होगा तो आप पिछले साल की तरफ देखिए। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि अभी मैं इसको इन्वेस्ट करने की हालात में नहीं हूं कि मैं 1.5 लाख का पूरा रिडक्शन नहीं ले पा रही हूं, तो अगले साल से प्लान करिए। मैं ये कहूंगी कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, या आजकल तो एक सिंपल ऐप डाउनलोड करके आप एकदम ऑनलाइन फैशन में, केवाईसी बिल्कुल कंप्लीटली पेपरलेस है, ऑनलाइन है, आधार कार्ड चाहिए, पैन नंबर चाहिए, और आप किसी भी, इतनी वेबसाइट्स हैं, इतनी ऑप्शंस हैं, आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि ईएलएसएस एक खरीदना ही है, उसमें सिप करना है, और सिप में चालू कर दीजिए 1 अप्रैल से ही। जब भी आपको लगे, जो भी डेट आपको सूट करती है, चाहे वो 3,000 रुपए महीना है, अगर आप 3,000 रुपए भी महीना करते हैं तो वो साल के एंड में जाकर के 36,000 हो जाएगा। और अगर आपका ईपीएफ लगभग 30, 40, 50,000 के करीब है, तो लाख रुपए तो आप ऐसे ही आपका एटीसी कवर हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से सोच करके चलिए कि मुझे किन किन चीजों में निवेश करना है। अगर आप पीपीएफ के बिलीवर हैं, क्योंकि पीपीएफ में एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, चाहे कम होता है, 7-7.5% के करीब होता है। अगर आप सोचते हैं कि पीपीएफ इज अ गुड प्रोडक्ट फॉर यू, तो पीपीएफ की तरफ जाइए, और उसमें महीने के जो पहले के 3 या 4 दिन है उसमें अपना चेक जमा कर दीजिए। उसमें भी आप सिप की तरह कर सकते हैं, हर महीने जाकर के चेक दे दीजिए। और ये सोचिए कि अगर अप्रैल में ही करेंगे, अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक में जाकर के आप पीपीएफ में जमा कर देंगे, तो पूरे साल का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो ये 2-3 तरीके हैं। और समय जो होता है, इस टाइम पे हम बहुत कामचोर से हो जाते हैं, क्योंकि समय कम होता है, कि लगता है कि बस जल्दी से डेडलाइन आ रही है, टैक्स प्रूफ भरने, कुछ भी करके जितना हो सकता है कर देते हैं। अगर अप्रैल में हमारे पास बहुत टाइम होता है, तब भी एक टैक्स कॉम्पिटिशन आपका एम्प्लॉयर बनाता है, जो भी आपका इंटरनल जो है पेरोल सिस्टम है, उसमें आपका टैक्स कॉम्पिटिशन रहता है। आराम से, इत्मीनान से उसको पूरा स्टडी करिए, देखिए कि आप क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो आप ले सकते हैं, और उनकी प्लानिंग जो है अप्रैल में ही शुरू कर दीजिए, और 2-3 महीने लगाइए, 1 क्वार्टर लगाइए, और पूरा सॉर्ट आउट कर लीजिए कि मुझे ये प्लानिंग करनी है और ये सारे एवेन्यूज हैं जहां मैं सेव कर सकती हूँ।
बिल्कुल, टैक्स सेविंग ऑप्शंस में इनफैक्ट रुचिका कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें इक्विटी का फ्लेवर शामिल है। हम एनपीएस की बात कर रहे हैं, दूसरा यूलिप्स भी हैं। यूलिप्स भी काफी ज्यादा इनफैक्ट पॉपुलर मीडियम रहते हैं टैक्स सेविंग के इस मौसम में। तो यूलिप को लेकर आपका क्या ख्याल है? इस टाइम पर लास्ट मिनट टैक्स सेविंग में यूलिप प्रोडक्ट कैसे रहेंगे? देखिए, यूलिप एक बेस्ट ऑप्शन है जो एटीसी के अंदर कवर हो जाता है। इसके इसी प्रकार से जब आप एनपीएस की बात कर रहे थे तो उसके अंदर अलग से एक 50,000 की डिडक्शन है, तो इन टोटल एटीसी में हम 2 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं उसके अंदर। इस समय की अगर आप बात करते हैं तो अगर आप देखें तो एक हमारा और आजकल चल रहा है जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हमने ड्यूरिंग द ईयर हमने अर्न किए थे, वो टैक्स हार्वेस्टिंग इस समय कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए वैसे भी थोड़ी मार्केट वोलेटाइल है। तो अगर हम अपने नोशनल लॉसेस को बुक कर लेते हैं कैपिटल गेन्स के अंदर, तो हम उसको नोशनल लॉसेस को भी उन कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं जो हमने ड्यूरिंग द ईयर अर्न किए, ताकि अल्टीमेटली उसका भी टैक्स जो है वो हमें कम होगा। ओके और इनफैक्ट एक और प्रोडक्ट के बारे में प्रीति मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जब हम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की भी बात होती है। इनफैक्ट उसकी भी ब्याज दर उतनी ज्यादा कम नहीं है अगर हम एज कंपेयर टू बाकी सेविंग स्कीम्स की बात करें। तो एनएससी पर आपका क्या व्यू रहेगा अगर हम लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग पर की बात करें तो? एनएससी स्वाति देखिए, जो उसकी 8 इशू आई थी उसके बाद और कोई नई इशू नहीं आई है, तो अगर कोई एग्जिस्टिंग जो सब्सक्राइबर्स हैं खाली उन्हीं के लिए एनएससीज हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिन्हें कहा जाता है। बट अभी कोई न्यू सब्सक्रिप्शंस उसमें नहीं है। बट अगर आप चाहें तो आप पोस्ट ऑफिस जाकर के उनकी सेविंग स्कीम्स होती हैं वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अगर सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल सकते हैं। और वो भी जो है एलिजिबल सीनियर सिटीजन की जो 5 ईयर डिपॉजिट होते हैं या सेविंग स्कीम्स होती हैं वो भी एलिजिबल होती है एटीसी की। उसकी एलिजिबिलिटी चेक करिए, अगर बैंक से भी कर रहे हैं 5 ईयर डिपॉजिट, उसकी एलिजिबिलिटी एक बार इंश्योर कर लीजिए कि है, और एटीसी में उसको क्लेम करिए। मनी गुरु शो के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे नया टैक्स सिस्टम या फिर पुराना टैक्स सिस्टम। हमें मालूम है कि कुछ साल पहले नया टैक्स सिस्टम अनाउंस हुआ था जिसमें आप बहुत ही कम रियायतों के साथ नए टैक्स सिस्टम में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन उसको रिस्पॉन्स कैसा मिला है ये समझना और जानना जरूरी है इतने कुछ सालों के बाद। प्रीति खुराना हमारे साथ है क्लियर टैक्स से, और टैक्स एक्सपर्ट रुचिका भगत से हम बात करें। प्रीति, नया टैक्स सिस्टम आया कम रियायतों के साथ, क्या लोगों को पसंद आ रहा है? देखिए स्वाति, हमने एक एनालिसिस किया कि जितने भी लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर रिटर्न फाइल करते हैं उसमें से कितने लोगों ने न्यू रेजीम के लिए ऑप्ट करा। तो अभी समझ में ये आ रहा है कि लेस देन 10% फाइलर्स जो है वो न्यू रेजीम की तरफ गए हैं, यानी कि 90% ऑफ जो सैलरी टैक्स रिटर्न है वो सभी की सभी ओल्ड रेजीम में है। अब इसमें एक थोड़ा सा एक नेचुरल वो है इंक्लिनेशन। उसका सबसे पहला रीजन तो ये है कि न्यू रेजीम में कोई टैक्स बेनिफिट है ही नहीं। तो अगर आप कोई भी बेनिफिट लेते हैं अपने एम्प्लॉयर से, मान लीजिए आप कोई रीइंबर्समेंट लेते हैं, ब्रॉडबैंड बिल्स हो गए, या आपका लैंडलाइन का हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गए, या फिर अगर आप एचआरए क्लेम करते हैं, कुछ भी अगर ऐसा क्लेम करते हैं, ये सारे ही टैक्स बेनिफिट्स एग्जेम्पशंस जो है न्यू रेजिम में नहीं है। दूसरा, एटीसी नहीं है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है ईपीएफ की तरफ वो एलिजिबल होता है एटीसी में। और अगर आप मोस्ट देखेंगे, अगर जो पे स्लिप्स है या जो फॉर्म 16 जो एम्प्लॉयर एक प्रोवाइड करता है टैक्स रिटर्न भरने के लिए, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयर जो है वो आपको एटीसी में ईपीएफ जो आप जितना आपने कंट्रीब्यूट किया अलाउ कर देता है। और एम्प्लॉयर्स ने भी जैसे ही साल शुरू हुआ वो ये समझ गए कि न्यू रेजीम बेनिफिशियल नहीं रहेगी, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली सभी एम्प्लॉयज को ओल्ड रेजीम में ही रखा। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस कि ईपीएफ एलिजिबल है और पहले से हम सबके जो है सैलरी स्ट्रक्चर्स इस तरह से बने हुए हैं कि हमें एचआरए का बेनिफिट मिलता है, हमें कुछ रीइंबर्समेंट्स मिलती हैं, तो ये जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है यही चला आगे भी। और बहुत कम लोग हैं जिनको वो स्विच ओवर से, क्योंकि ऑप्शन रहती है आपके पास जब भी आप अपनी टैक्स रिटर्न भरेंगे, अगर आप सैलरीड है, अगर आपकी सैलरी इनकम है, तो आपके पास चॉइस होती है जो भी रेजिम में आपको कम टैक्स भरना पड़ रहा है वहां पे आप स्विच मार सकते हैं, चाहे साल भर आपने जो भी किया हो। तो लेस देन 10% लोगों ने ये स्विच मारा, यानी कि 90% पीपल जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए उन सभी को फायदा रहा ओल्ड रेजीम में रहने से। तो ये तो ऑब्वियस है कि सबके लिए ओल्ड रेजीम ही बेनिफिशियल है। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे
मान लीजिए जो ईपीएफ में बहुत मिनिमम जो 1800 रुपए पर मंथ होता है वो डालते हैं और कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करते, कोई एचआरए, एलटीए किसी तरह की रीइंबर्समेंट नहीं लेते और उनकी टोटल एनुअल इनकम 15 लाख से कम है। तो इस तरह के लोग जो बहुत ही एक स्मॉल परसेंटेज होंगे वो बेनिफिट करेंगे न्यू रेजिम में आने से। और बाकी सभी के लिए जो है ओल्ड रेजिम बेटर है और उसको और बेटर बनाने के लिए कोशिश करिए कि आप मैक्सिमाइज करें जितनी डिडक्शंस हैं। जैसे हम बात कर रहे थे 1.5 लाख को फुली एग्जॉस्ट करें तो ओल्ड रेजिम मोस्ट बेनिफिशियल है। ओके, इनफैक्ट रुचिका, जब आपसे भी हमारी चर्चा हो रही थी बजट के टाइम पर, तो ये चर्चा हुई थी कि अगर नए रिजीम को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो उसमें कुछ और रियायतें जोड़नी पड़ेंगी जिससे लोग स्विच करने में सहज महसूस करें। हुआ तो ऐसा नहीं, लेकिन क्या रीजन हो सकता है किसी टैक्स पेयर का जो वो ओल्ड से नए रिजीम में शिफ्ट करे? देखिए, अगर हम डेटा की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 6 करोड़ लोगों ने 31 मार्च 2021 में रिटर्न भरी इंडिविजुअल एसएससी ने, और उसमें से केवल 5% लोग ऐसे थे जिन्होंने न्यू रिजीम ऑप्ट किया था। जब हम न्यू रिजीम की बात करें तो लॉजिक क्या था न्यू रिजीम को लेके आने का, कि मार्च 20 में कोविड काल था, सरकार को लग रहा था कि इस समय रेवेन्यू जनरेशन बहुत कम होगा, तो उसको अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा करना था, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपना पूरा करना था। इस कारण सरकार जो है न्यू रिजीम लेके आई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एनरोल होंगे और रिटर्न फाइल करेंगे और टैक्स पे करेंगे। बट अल्टीमेटली हुआ क्या कि नए रिजीम में क्योंकि कोई अलाउंस नहीं था, कोई डिडक्शन नहीं थी, लोगों को उसको बेनिफिट मिला ही नहीं, उसको लोगों को वो समझ ही नहीं आया। इनफैक्ट अगर आप देखें 7 स्लैब में आप टैक्स पे करते हैं, आप अगर एक इंडिविजुअल खुद रिटर्न भरने के लिए जाएगा वो कंफ्यूज ही हो जाएगा, वो टैक्स कैसे पे करेगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें थी, अलाउंसेस ना होना, स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एक कोई क्लेम करता है। अगर आप देखें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, बेसिक जो अलाउंसेस थे वो भी उसके अंदर नहीं है, 80 की डिडक्शंस नहीं है उसके अंदर। तो इस कारण जो है लोगों ने उसको ऑप्ट ही नहीं किया। अब हम बात करें कि अगर हम उसको और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो क्या करें, तो इस समय तो खैर हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि बजट हमारा चला गया। तो नए बजट में आने में मे बी गवर्नमेंट जो है नए टैक्स रिजीम में भी कुछ डिडक्शंस लेके आए, कुछ इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस करे, तभी वो लोग उसको ज्यादा से ज्यादा अपनाएंगे। अदरवाइज तो लोग पुराने टैक्स रिजीम में मे बी दे आर यूज्ड टू इट और वो सेटिस्फाइड भी है, उनको डिडक्शंस भी उसके अंदर पूरी मिल रही हैं और अलाउंसेस भी पूरे वो बेनिफिट्स उठा रहे हैं उसके। बिल्कुल, तो टैक्स प्लानिंग की यहाँ पर चर्चा हुई और टैक्स प्लानिंग को आप मजबूरी ना बनाएं, आदत बनाएं और फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ही टैक्स प्लानिंग की शुरुआत करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा होगा। और लास्ट मिनट की ये जो कहीं पर भी इन्वेस्ट करने की जो ये होड़ होती है उससे आप बच भी सकते हैं, लेकिन फिर भी समय है और कहां कहां पर आप निवेश कर सकते हैं टैक्स प्लानिंग के लिए, टैक्स सेविंग के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए प्रीति और रुचिका आप दोनों हमारे साथ शामिल हुई, बहुत धन्यवाद।